Hello dear learners, hope you are doing well. So, welcome back to my channel. I seriously apologize first because the video is extremely late, I understand, and yes, I won't do this next time. We will be uploading the videos hereafter very fast of the paper 1. Paper 2 के history वाले पूरे videos upload कर दिए गए हैं, you can check on the side channel. So now we will be covering the paper 2 October shift 1 10th October 2022 shift 1 paper 1. Okay, video will be covered in only one part, so stay till the end. Also जो 2013 के 3 पेपर्स रहेंगे ऑफ ऑल शिफ्ट्स, दैट इज पेपर 1 का जो फेब में हुआ था, जून में हुआ था एंड दिसंबर में, उनके सबके शिफ्ट्स रहेंगे एक एक. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज 1 to 5 बेस्ड ऑन द टेबल, डेटा इंटरप्रिटेशन पर है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज दी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर परसेंटेज, मेल्स फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स. ओके, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एफ इज -% मोर देन द नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ए. सो यहाँ पर दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोला है, ए एंड एफ. ओके, यहाँ के हमें ट्रांसजेंडर्स चाहिए और यहाँ के हमें फीमेल्स चाहिए. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी आर टोटल ट्रांसजेंडर्स प्रेजेंट. सो हाउ वी विल कैलकुलेट इट, 2400 आर द टोटल. ओके, इंटू डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12.5%, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट है 12.5%. सो आवर कैलकुलेशन विल बी 24 इंटू 12.5, 300 इज इक्वल टू 300. ओके, 300 आएगा टोटल. होप द पेन वर्क्स वेल. सो 300. देन आगे है 1360 का हो जाएगा 3 पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, 136 इंटू 4. वाई 0 कैंसिल हो जाएगा 100 की वजह से. सो 136 इंटू 4 है 544. ओके, 544. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस. सो 544 माइनस 300 लीड्स टू 244. देन 244 बाय 300 इंटू 100 बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज. सो ये कट हो जाएगा 81, 3 8 24, 181.3333. Okay, so our correct answer will be 81. Question number 2. So the ratio of number of males working in university D to the number of females working in university C is. यहाँ पर पूछा गया है रेशियो ऑफ मेल जो कि D में काम करते हैं. D में 6000 है टोटल और 35% मेल काम करते हैं. ओके, 35% आर मेल एंड इन C 2625 टोटल है, उसमें से 56% है फीमेल. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट टोटल कितने फीमेल्स हैं एंड कितने मेल्स हैं. C में 2625 26.25 इंटू 56 आएगा, 26.25 इंटू 56, क्योंकि पॉइंट क्यों आ रहा है 100 की वजह से. देन इसका टोटल होता है 1470. देन डी में कितने हैं हमारे, 6000 है और 35%, यानी 60 इंटू 35. ओके, सो इसका टोटल आता है 2100. अभी हम क्या करेंगे, 2100 डिवाइडेड बाय 1470 बिकॉज वी हैव टू फाइंड मेल इज टू फीमेल. ओके, ऊपर मेल रहेगा, डी रहेंगे, नीचे सी रहेगा. सो ये 0 कैंसिल कर देंगे, 210 147. ओके, सो ये है हमारा वैल्यू जो 21 के टेबल से हमने निकाला था. अगर हमने अगर कैंसिल भी नहीं किया तो आप 21 के टेबल से ये कर सकते हैं. ये 10 आता है एंड ये आता है 7. ओके, 21 के टेबल से 21 10 2100 एंड 21 सॉरी हम सिर्फ अगर 21 से लेंगे, ये 0 को कैंसिल कर ही देंगे. तो अगर इजी कैलकुलेशन करना है तो हाँ, 21 10 210 एंड 21 7 147. ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, 10:7. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स इज मोर देन 500 इन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसजेंडर्स जो 500 से ज़्यादा है किस यूनिवर्सिटी में. टोटल 6 में है या फिर सिर्फ 3 या 2 या 4. सो सबसे पहले तो हमें ट्रांसजेंडर्स, सबसे पहले वाला जो है हमने पहले देखा था 24 इंटू 12.5, उसका आंसर था 300. फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखा है 300. ए बी दैट इज 4375 इंटू 24%,
ये आता है 1050, 43.75 इंटू 24। ऐसे ही सारे कैलकुलेट करेंगे। सी का वैल्यू आ रहा है 525। मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रही हूँ बिकॉज हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। मैंने आपको पहले मेथड बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। डी ई है 1360 एंड एफ है जो कि है 13.6 इंटू 15 करेंगे तो आता है 217। ओके, तो ये 500 के ऊपर ये 500, ये 500 और ये 500। ओनली 4 यूनिवर्सिटीज देर आर मोर देन 500 ट्रांसजेंडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If M and N represent the number of females working in University B and E together and the number of males working in University C and F together respectively, then M minus N is equal to. So now we have to calculate and then जब हमारा टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद में हमें उनका डिफरेंस निकालना है। ओके, बेसिकली यहाँ पर M and N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी B and E टुगेदर। सो M है B प्लस E की फीमेल्स। ओके, बी में फीमेल्स कितने हैं 36% ऑफ 4375, 36% ऑफ 4375। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट सिमिलर वे इंटू 36 एंड देन हमें ई का निकालना है वैसे ही 42.5 इंटू 30। ये मेथड से इनकी जो वैल्यू आएगी। देन हमें यहाँ पर एन क्या है, एन क्या है सी एन एफ, सी प्लस एफ के मेल। ओके, सी प्लस एफ के मेल। सो सी और एफ में मेल कितना है 26.25, ये फीमेल है 26.25 इंटू 24% एंड देन कम्स एफ में मेल है टोटल है 13.6 इंटू 45। ओके, 13.6 इंटू 45 ये है मेल। अभी इन दोनों को जो इनकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं, ये है टोटल वैल्यूज़ 1575 प्लस 1275 और फिर 63 प्लस 612। ओके, हम क्या करेंगे अभी इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ये इनको ऐड करेंगे 2850 और यहाँ पर आएगा टोटल 1242। इनको ऐड करेंगे, सॉरी इनको माइनस करना है, माइनस करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा है। माइनस इज इक्वल टू 1608 है क्या आंसर? यस, ऑप्शन 1 में है 1608 सी यहाँ पर। So our correct answer is option 1, 1608. Next question. Question number 5, last question. The total number of transgenders working in all 6 universities is approximately % of the total number of females working in all 6 universities. हमने टोटल परसेंटेज निकाला था अभी कितने ट्रांसजेंडर्स है। तो सबसे पहले इसमें और सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में 500 से ज़्यादा थे तो 300, ये हम ट्रांसजेंडर देख रहे हैं। 300 प्लस 1050 प्लस 525 प्लस 2400 प्लस 1360 प्लस 204। तो टोटल ट्रांसजेंडर्स कितने हैं हमारे पास 5839। वी हैव 5839 ट्रांसजेंडर्स। ओके, देन फीमेल्स। अभी फीमेल्स भी उसी मेथड से कैलकुलेट करना है। 24 इंटू 37.5 देन 4375 36% वही मेथड से। तो हम फीमेल देखेंगे कितने हमारे पास में। फर्स्ट 900 ए प्लस बी 175 ओके, 1575 प्लस 1470 प्लस 1500 प्लस 1275 प्लस 544। ओके, ये है टोटल 7264 ये है टोटल फीमेल्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन परसेंटेज में निकालना है। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर ट्रांसजेंडर रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो ऊपर कौन रहेंगे ट्रांसजेंडर वाली वैल्यू। सो ऊपर ट्रांसजेंडर वाली वैल्यू 5839 डिवाइडेड बाय 7264 इंटू 100। सो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80% के अप्रॉक्स आती है। दैट इज़ वाई आवर आंसर इज़ 80। ओके, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है। इफ़ यू आर वेरी प्रो एंड इफ़ यू आर वेरी फास्ट यू कैन डू इट, और एल्स थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाकर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेसिकली 2 के टेबल से ही हर चीज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा प्रो नहीं हूँ मैथ्स में, बट इफ़ यू आर यू कैन डू इट। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 80%। नाउ we will move
a little ahead now. So learners, hope I am visible to you now. So now we will move forward. Teaching aptitude से related questions आएंगे. Which of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy? मतलब शर्माती है, शर्म आते हैं या उन्हें प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने में, सो उनका कौन सा डेवलपमेंट नहीं होगा? इट विल बी ऑप्शन 3 सोशल डेवलपमेंट. यूजुअली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल ऐसा बोला जाता है, एंड इफ यू डोंट इंटरेक्ट विद अदर्स सो द सोशल डेवलपमेंट वोंट टेक प्लेस. ओके, सो हियर इज अ थ्योरी ऑफ वॉइड स्काई. वॉइड स्काई बोलकर एक क्या बोलते हैं रिसर्चर थे, तो उनकी एक थ्योरी है वॉइड स्काई थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट. ओके, तो उसमें उन्होंने बोला था इन द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ही एक्सप्लेन्स दैट सोशलाइजेशन अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल. अगर वो सोशलाइज नहीं करेंगे तो उनकी लर्निंग प्रोसेस भी उससे अफेक्ट होगी. ओके, एंड दैट प्रोसेस ओके बाय सोशलाइजिंग विद समवन हु हैज़ मोर नॉलेज ऑफ द टॉपिक टू बी लर्नड. मतलब कि बोला जाता है ना कि अच्छे लोगों की संगत में रहिए. दिस इज वॉट इट इज़ बेसिकली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are two statements. In MOOCs, the word massive means that there can be huge number of learners who can enroll for the course. Statement 2. MOOCs involves the use of ICT to make education accessible to students located in remote areas or who are unable to reach conventional classrooms. So, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमें ये बताना है. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. MOOCs में जो मैसिव का मतलब है वो किसको डिपिक्ट करता है? द ह्यूज नंबर ऑफ लर्नर्स. बेसिकली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. तो वो किसको डिपिक्ट करता है? जो बहुत सारे लर्नर्स जो अपने घर पर बैठकर लर्न कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू आर लर्निंग. ओके, यू आर लर्निंग थ्रू द यूट्यूब. So it is the free online courses available for anyone to enroll. MOOCs provide an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career and deliver quality educational experience at scale. Okay, so the word massive here means that there is no limit on the number of learners. कितने भी enroll कर सकते हैं, there is no limit on them. ठीक है, and it uses ICT, information and communication technology, to make the education accessible. ओके, फॉर एवरीवन, जो कहीं पर भी रहे, किसी भी पार्ट में रहे वर्ल्ड के, उन सब के लिए ये एक्सेसिबल बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज मैच द पेयर्स. फैक्टर्स ऑफ मेमोरी एंड देयर मीनिंग्स. ओके, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी एंड देयर मीनिंग्स. सो नाउ आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. रिमेंबरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन. रिमेंबरिंग का आता है ऑप्शन 4, दैट इज the factor responsible for modification of behavior through training and learning. Okay, then retention, जो retain करना रहता है, the factor responsible for preserving the material learned. Okay, recall, जो वापस से ध्यान में लाना, that is material revival of experiences which have been learned. And recognition का पार्ट क्या है? ऑप्शन 2, manifestation of our general retaining power. Okay, ये सब उनके मीनिंग्स है एंड जो वर्ड्स है, टर्म्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The child who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers and adults. It is termed as zone of proximal development. लोगों के साथ रहकर अगर वो जो स्किल्ड लोग हैं उनके साथ रहकर अगर वो अच्छे से किसी चीज़ को डिपिक्ट कर सकता है, किसी चीज़ को परफॉर्म कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल यानी कि आसपास का. ओके, सो इट वॉज अ की कंस्ट्रक्ट इन ली वॉइट्स्काइज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जो सोशल डेवलपमेंट है उसी का पार्ट है ये भी. सो इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन what a learner can do without assistance and what a learner can do with adult guidance or with assistance. Okay, in collaboration with a more capable peer. यानी कि लोगों के जो अच्छे कैपेबल लोग हैं उनके संगत में वो कितना सीख सकते हैं, कितना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. दैट इज़ वॉट इट मीन्स. ओके, the ZPD can be broken into 3 stages. The task the learners can do without assistance, with assistance, and the final category includes tasks that are too difficult to perform even with an instructor's help. ओके, 3 टाइप में आता है. इंडिपेंडेंट करो, विद डिपेंडेंस ऑन समवन, लर्नड, एंड जो लर्नर से भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. In online mode of teaching, a teacher added the reading material, Word doc, PPTs, e-content, etc. on e-platform. Which option the students would choose? क्यों चूज़ करेंगे? उन्होंने टीचर ने अपलोड किया है, सो स्टूडेंट्स विल चूज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्यों? तो उन्होंने अपलोड किया है वर्ड डॉक, PPTs, e-कंटेंट. ओके, रीडिंग मटेरियल. और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग
ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मटेरियल्स और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर ऐप जैसा होता है ना हमारा, वैसा ही है, जहाँ पर अपलोड किया जाता है बाय टीचर एंड आप लोग देखते हैं। जैसे हम अगर देखें तो जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है या टेक्स्ट बुक नहीं, अनअकैडमी, वहाँ पर भी अपलोड करते हैं ना, वो उस टाइप के ऐप्स। ठीक है, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंसेप्ट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम ई लर्निंग। ओके, एंड इसमें मोस्टली ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में ये यूज़ किया जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डोमेन ऑफ एप्लीकेशन इन थीमेटिक एनालिसिस इज, डोमेन ऑफ एप्लीकेशन इन थीमेटिक एनालिसिस इज ग्रुप कंपैरिजन। ओके, सो थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है, जो एक सबसे कॉमन टाइप का एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टाइप के होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सबसे कॉमन फॉर्म है एनालिसिस का, सो इट emphasizes ऑन आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पैटर्न्स ऑफ मीनिंग विथ क्वालिटेटिव डाटा। ओके, क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ अप्लाइड टू सेट ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओके, द रिसर्चर क्लोजली एग्जामाइंस द डेटा, क्या बोला है? द रिसर्चर क्लोजली एग्जामाइंस द डेटा टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स, टॉपिक्स, आइडियाज एंड पैटर्न्स ऑफ मीनिंग दैट कम अप रिपीटेडली। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि जो थीम रहता है वो अगर रिपीट होता है तो रिसर्चर उसके ऊपर गौर करता है। ठीक है, एंड बेसिकली अगर किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड उसके ऊपर जो इंटरव्यूअर है और जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट कंपेयर्ड। पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर हैज़ टू एक्ट एज प्रोफेशनल स्ट्रेंजर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर को प्रोफेशनल स्ट्रेंजर, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये एक तरह का रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ठीक है, वेयर द रिसर्चर इज इमर्स्ड इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब कि हर दिन जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो रिसर्चर ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट्स की, जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली टू रिकॉर्ड कंडक्ट अंडर वाइडेस्ट रेंज ऑफ पॉसिबल सेटिंग्स। यहाँ पर जो रिसर्चर है उसको स्ट्रेंजर बनकर रहना पड़ता है ताकि वो उसके जो जिस ऑब्जर्वी है उनको वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। मतलब अगर हमें पता नहीं होता कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो हम हमारा नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो उन्हें स्ट्रेंजर बन के रहना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड इन साइंटिफिक रिसर्च। इसमें से क्या नहीं आता है? सो एम्पिरिसिज्म, रिमूवल ऑफ एरर, सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन प्रेडिक्टिव इन्फरेंसेस। ऑप्शन है ऑप्शन 3 CDE, सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन प्रेडिक्टिव इन्फरेंसेस। ये नहीं आते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। ओके, क्यों साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं? पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स साइंस बाय सिस्टमैटिक कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डेटा। ओके, इन अ प्लान्ड मैनर, इसे बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या होता है? जैसे कि हम कुछ एग्जामाइन कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह है उन्हें एग्जामाइन करने के लिए इट हैज़ टू बी कंडक्टेड। ओके, सो सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिस एंड नॉन प्रेडिक्टिव इन्फरेंसेस ये नहीं आते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। ओके, सब्जेक्टिविटी यानी कि क्लेम दैट द परसेप्शन इमर्जेस फ्रॉम अ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी आती है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आता है, बट जो सब्जेक्टिविटी है वो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, इसीलिए वो नहीं यूज़ किया जाता है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो आप कोई भी टाइप के रिसर्च में नहीं लेंगे ना, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई भी टाइप के रिसर्च में नहीं प्रैक्टिस की जाती है। एंड नॉन प्रेडिक्टिव इन्फरेंस, यहाँ पर इन्फरेंस अगर प्रेडिक्टिव ही रहेगा, बिकॉज आपको साइंटिफिक रिसर्च यूजुअली किसी अच्छे मतलब किसी कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग इन्फरेंस बेस्ड पर ही होता है या स्ट्रॉन्ग चीज़ एविडेंस बेस्ड ही होता है। ओके, तो आपका एविडेंस भी जो इन्फरेंस जो कंक्लूजन आएगा वो भी प्रेडिक्टिव रहेगा, नॉन प्रेडिक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स। लिमिटेशंस कुछ है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 वापस से CD, यानी ड्रॉप आउट्स में अफेक्ट द डेटा क्वालिटी, द अप्रोच इज कन्फाइंड टू पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड। सो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स, ईजी एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस साइट्स। ऑनलाइन का एक एडवांटेज है कि ईजी एक्सेस होता है। ईमेल इंटरव्यूज विल विथ पीपल इन डिफरेंट टाइम जोन्स विल बी एक्सट्रीमली पार्टिसिपेटरी। अगर आप ईमेल के थ्रू बात करेंगे तो इट विल वेरी हेल्पफुल। ठीक है, बाकी के जो लिमिटेशंस है जैसे कि टेक्निकल डिफिकल्टीज, फिर इंटरनेट इंस्टेबिलिटी जो अभी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर रीज़न टू लेट ऑफ अपलोडिंग द वीडियो। ओके, डिस्ट्रैक्शंस जो आजू बाजू में आवाज़ें चलती है, दैट इज़ द मेजर डिस्ट्रैक्शन। एंड देन दिस आर फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस। ओके, अलॉन्ग विथ ड्रॉप आउट्स, willing participants will and external influences.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute. Statement based है, a rigid application of ethical principles is not possible in ethnographic research. Statement 2, the principle of informed consent is theoretical as pre-information is likely to affect the research findings. Option 1 is 1 and 2 both are correct. Okay, so यहाँ पर क्या पूछा है, a rigid application of ethical principles is not possible in ethnographic research. इथनिसिटी को जानने के लिए जो किया जाता है, कल्चर को जानने के लिए किया जाता है इथनोग्राफिक रिसर्च, और वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग इथिकल प्रैक्टिसेस, इथिकल प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, इथनिसिटी को जानने के लिए जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं. अब प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट इज थेरोटिकल एज प्री इन्फॉर्मेशन इज लाइकली अफेक्ट द रिसर्च फाइंड. यूजुअली क्या होता है ना कि कंसेंट नहीं लेते हैं बिकॉज अगर कंसेंट लेकर रिसर्च कर रहे हैं तो जो हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी अलर्ट रहता है एंड दे मे नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एज मच अगर उन्हें पता नहीं है तो. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इथिक्स, नो डाउट, बट यूजुअली फॉर द बेटर रिजल्ट्स नहीं किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर टू एज ऑप्शन सी कॉन्टिग्यूअस. ओके, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड एज कॉन्टिग्यूअस. सो क्लासरूम कम्युनिकेशन बेसिकली कब होता है, जब इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में. ठीक है, एंड इट मे बी वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, दोनों भी हो सकता है. नाउ वी आर टॉकिंग, सो इट इज़ वर्बल एंड बेसिकली ये हमारा क्लासरूम है, इट इज़ ऑनलाइन क्लासरूम, सो इट शुड बी कॉन्टेगियस, मतलब कि अ बिहेवियर विल बी रिपीटेड इफ द सेम सिचुएशन इज एक्सपीरियंस्ड अगेन. बेसिकली क्या होता है ना कि अगर टीचर ने बोला है टू बी क्वाइट इन क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स इन साइलेंस एवरी सिंगल टाइम, तो फिर मैं क्या बोलूँगी कि आप हमेशा जब भी मुझे कुछ काम है तो आप शांत रहो. या फिर अगर आपने कुछ गलती की है तो मुझे पता है कि आपको अगर मैं एक टास्क दूंगी तो आप वो गलत ही करोगे. जैसे मैं बोलती हूँ कि डू कमेंट एनी डाउट और डू कमेंट द आंसर्स इफ़ यू नो बट यू डोंट, दैट्स वाई आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर कमेंट्स. सो दिस इज वॉट, ओके, दैट इज कॉन्टिग्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टू अनदर इट इज कॉल्ड मेटा मैसेज. ऑप्शन 1, मेटा मैसेज, इट इज़ बेसिकली सेकेंडरी कम्युनिकेशन. ओके, इट इंक्लूड्स, मतलब कि इनडायरेक्टली हम किसी और को रेफरेंस कर रहे हैं, हम दो लोग बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग सपोज ऑफ समवन लाइक APJ अब्दुल कलाम, वी आर डायरेक्टिंग हिम, वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट हिम बट ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन. ओके, इट इज़ मेटा कम्युनिकेशन, सेकेंडरी कम्युनिकेशन. हाउ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मीन टू बी इंटरप्रेटेड, हाउ वी इंटरप्रेट हिज मैसेज टूवर्ड्स सोसाइटी, हम दो लोग मिलकर कैसे कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा अगर आपको नहीं आइडिया आ रही है तो इंटरप्रेट कैसे करते हैं कोई मैसेज को, उस पर बेस्ड होता है मेटा मैसेज. ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द सेम मैसेज अकम्पनीड बाय डिफरेंट मेटा कम्युनिकेशन कैन मीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जिस ओके बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस. कोई अगर उससे पॉजिटिव ले रहा है तो कोई उससे निगेटिव ले रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव, एग्रेसिव, इनवॉलंटरी, कॉन्टेक्चुअल, सिम्बॉलिक. अभी आपको पता है नॉन वर्बल कौन सा कम्युनिकेशन होता है, जो यूजुअली सिम्बॉलिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, मेरे हाथ अभी चल रहे हैं. ओके, सो ऑप्शन सी एंड डी एंड ई, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है 4, ऑप्शन 4. इट इज़ इनवॉलंटरी, कॉन्टेक्चुअल एंड सिम्बॉलिक. ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि जो सिम्बॉल्स के थ्रू, जो बिना बोले बिना लिखे होता है, नॉन वर्बल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, कंटेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो बिना बोले कन्वे कर दे आपके मैसेज को. ओके, इट इज़ कंटेक्चुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल, कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कम्युनिकेशन इज कल्चरल, कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली कमर्शियल. ओके, सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 A C D. ठीक है, कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, ज़रूरी है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, एक बार बोला हुआ वर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि तीर से, अगर बाण से तीर छूट गया है और बोला हुआ वर्ड वापस नहीं आता है, इरिवर्सिबल. एंड कम्युनिकेशन इज कल्चरल, बट ऑब्वियसली सो कंप्लीटली कमर्शियल होता है, नो. नॉन सोशल, कम्युनिकेशन इज सोशल, अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सोशलाइज कैसे करोगे. ठीक है, these are somewhat the essential features of communication. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल का मतलब होता है कि यूनिक लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट तरीके से कन्वे किया जाता है मैसेज, दैट इज कल्चरल.
Question number 20. Communicative language is used by people to get sympathy, ignore fellow travelers, placate or embarrass enemies and comfort friends. As a tool of communication, language suffers from emotional loadings, polar words and fictitious concepts. Both the statements are true. ठीक है, यहाँ पर दोनों भी हम कम्युनिकेशन क्यों यूज़ करते हैं एंड कम्युनिकेशन एज अ टूल क्या काम आता है, ये दोनों बताया हुआ एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई डोंट थिंक इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. इट इज़ ईजी. नाउ मैथ्स पार्ट अगेन. If A is 20% of C and B is 25% of C, then what percent A is of B? A B का कितना परसेंट है ये पूछा गया है. सो बेसिक मैथ्स. A is 20% of C. डोंट वरी, कहीं गई नहीं हूँ मैं, यहीं पर हूँ. वी वॉन्ट मोर स्पेस इसीलिए. सो X A is 20% of C पूछा है, B is 25% of C. We will take X परसेंट ऑफ वैल्यू A इज X by 100 into A. सो C का क्या बोलेंगे हम, 20% ऑफ X. ओके, 20% ऑफ X. हमने A को X कंसिडर किया है एंड 25% ऑफ X. B इज 25% ऑफ C. ठीक है. सो 20 और 25. तो हमारे यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 मिनट. 100 by 20 and 100 by 25. ठीक है. 100x. 1 मिनट. ओह, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी. हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर 20 by 100 एंड 25 by 100. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है. सो नाउ ये हो जाएगा x by 5 एंड दिस विल बी x by 4. सो ये हो गई हमारी, ये A का है एंड ये B का है. सो ये हो गया A एंड दिस इज अवर B. नाउ वी विल डू परसेंटेज. अभी हमें परसेंट निकालना है. सो x by 5 बाय x by 4 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ A एंड B. तो ये हमारा A और ये हमारा B. ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 by 5. ठीक है, 400, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ये हमारा बेसिक है. एंड दिस इज व्हाट 80 एंड हमारा परसेंटेज है, इसीलिए ये हो जाएगा 80%. ठीक है, 80%. 400 by 5 इज इक्वल टू 80. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 numbers are in ratio of 3:5:7 and the sum of these numbers is 975. Find the 3 numbers. हमें ये 3 नंबर्स को निकालना है. सबसे पहले तो रेशो क्या दिया है, 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 975. क्योंकि सम ऑफ दिस पूछा है ना, तो हम सम निकालेंगे 975. ठीक है, 3 + 5 + 7 होता है 15. 15x इज इक्वल टू 975. तो अभी x की वैल्यू कितनी आएगी, 975 by 15 विच इज़ x इज इक्वल टू 65. ठीक है, तो अभी 3 इंटू 65 करो, 195. वैसे ही अगर हम देखेंगे, ओके 7 इंटू 65 करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 455 एंड 5 इंटू 65 325. ठीक है, ये है हमारे 3 वैल्यूज़, 195, 325 एंड 455. Our correct answer is option 4. Next question. Find out the wrong number in the series given below. Wrong number निकालना है हमको ये सीरीज में से. ठीक है, 6, 8, 90, 630, 6930, 83160. So 6 3s are 18, 6 3s are 18, 18 5s are 90 आता है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि ये सॉरी ओके स्क्रीनशॉट हो गया. 18 5s are 90, 5s are 90. ओके, 90 इंटू 7 630. ओके, 630 इंटू 9 6930 and 6930
इंटू 11। अभी मैंने ये कैसे लिया था, 3, 5, 7, 9, 11, दिस आर ऑड नंबर्स। ठीक है, मैंने अंदाजे से देखा कि ये ऑड नंबर वाली सीरीज़ में जा रहा है। सो 6930 इंटू 11, अभी तक तो हमारे सारे वैल्यू सही आई, इसका मतलब लास्ट वैल्यू ही गलत आएगी। 6930 इंटू 11 आता है 76230। सो अब रॉन्ग, जो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है सीरीज़ में वो है ऑप्शन 1, 8360 इज़ द रॉन्ग नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 years ago the average age of A and B was 25 years. If today average age of A, B, C is 27 years, what will be the age of C after 5 years? ओके, सो यहाँ पर क्या पूछा है कि 5 साल पहले और अब अभी की एज और फिर 5 साल के बाद की सी की एज। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का एवरेज कितना है, ए प्लस बी का एवरेज आ रहा है 23 ईयर्स। ओके, और ए बी और सी का एवरेज है 27, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज है 27, जो आज के टाइम पर है। ये 5 साल पहले का, ये आज के टाइम का। सो वी विल टेक एक्स वाई जेड, ए बी और सी को एक्स वाई जेड कर देंगे। ठीक है, 5 years अगो ए एंड बी वॉज 23, सो 5 years अगो क्या होगा, एक्स माइनस 5 एंड वाई माइनस 5 इज इक्वल टू, ये दोनों में प्लस होगा पर क्योंकि ये सम है ना, इज इक्वल टू 23। ठीक है, और यहाँ पर 2, क्यों, तो हम यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है इसीलिए 2 लेंगे। ओके, अभी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 46, 23 इंटू 2 46, माइनस माइनस प्लस होता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 प्लस 10 विच इज़ 56। ये जो 5 माइनस 5 इधर जाकर प्लस हो गए हैं एंड देयरफॉर दे आर प्लस 10 56। ठीक है, x प्लस वाई 56, पहला वाला तो टर्म आ गया। अभी यहाँ पर क्या पूछा है, आज के टाइम पर, टुडे का पूछा है ना, तो ये तो याद रखो कि हमारा ये x प्लस वाई 56 आया, हम बाकी सब डिलीट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 56। ठीक है, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट है बाय 3 इज इक्वल टू 56, सॉरी इज इक्वल टू 27, प्रेजेंट एज पूछा है ना 27। सो x प्लस वाई कितना है हमारे पास में, 56 प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी 3 इंटू यहाँ पर 27, 3 इंटू 27 कितना होता है 81, 56 प्लस जेड इज इक्वल टू 81। ठीक है, 56, सो जेड इज इक्वल टू 81 माइनस 56, 81 माइनस 56 विच इज़ 25। नाउ जेड की वैल्यू क्या आ गई है 25, आज की जेड की वैल्यू है 25, आज जेड की वैल्यू है 25 प्लस 5। अब हम जेड में 25 प्लस 5 कर देंगे क्योंकि हमें 5 साल के बाद की चाहिए, विच इज़ 30। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, 30, ऑप्शन 1 30 ईयर्स है। व्हाट विल बी द एज, 30 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 15 मीटर्स इन फ्रंट, हम डायरेक्ट लिख कर करेंगे। अ मैन यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से 15 मीटर्स इन फ्रंट, 15 मीटर जा रहा है, फिर इन फ्रंट एंड देन 15 मीटर्स टू हिज राइट, इस तरफ आएगा राइट 15 मीटर्स, एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट। सो अगर यहाँ पर फेस है, इधर के साइड फेस है तो इधर टर्न रहेगा। ओके 1 मिनट रुको, हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये ऊपर 15, फिर इधर 15, अभी उसने लेफ्ट में टर्न लिया है, टर्निंग लेफ्ट यहाँ पर 5 मीटर चल रहा है, मूविंग 15 मीटर 5 मीटर, फिर वापस से 20, अगर यहाँ पर तो यहाँ पर टर्न लेगा 20, क्योंकि फेस यहाँ पर है ना, यहाँ पर फेस आएगा तो इधर के साइड लेफ्ट आएगा। ओके देन एंड 20 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, अब यहाँ 20 है तो यहाँ से आएगा फेस नीचे जाएगा। ओके अभी क्या पूछा है, हाउ फार इज़ द मैन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारा मैन का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये है 5, क्योंकि ये 20 माइनस 15 कितना हो रहा है 5। ओके 5 मीटर्स, अब आंसर इज 5 मीटर्स। बड़े इजी मैथ्स के सम थे भाई, हमारे एग्जाम में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ पॉलिसी लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो वुमेन आर डिसऑनेस्ट टू ह्यूमन बींग्स. ओके, लॉजिकली कौन सा करेक्ट आएगा? नो वुमेन आर डिसऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, यानी कि कोई भी औरत झूठ नहीं बोलते या झूठे नहीं होते. नो डिसऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स आर वुमेन, फर्स्ट वाला सही लग रहा है. ऑल वुमेन्स आर नॉन डिसऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स. ओके, नो वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स. ऑल नॉन वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट. हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1 ए एंड बी ओनली. क्या बोला है कि कोई भी औरत झूठी नहीं है. नो वुमेन आर डिसऑनेस्ट, यानी कि ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट. ओके, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट. नो डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग आर वुमेन, यहाँ पर भी वही बोला है कि अगर डिसऑनेस्ट है तो वो वुमेन नहीं है. नो डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर वुमेन. ऑल वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट. सिमिलरली ऑल वुमेन, जो भी महिलाएं हैं वो नॉन डिसऑनेस्ट, यानी कि झूठे नहीं हैं. फिर नीचे वाला जो स्टेटमेंट है सी, नो वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट, ये दोनों भी निगेटिव जा रहे हैं. नो वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट, यानी कि वुमेन आर डिसऑनेस्ट. ठीक है, ऑल नॉन वुमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट. सिमिलरली सी और डी दोनों भी गलत, मतलब अपोजिट बोल रहे हैं, इसलिए वो हमारे आंसर नहीं है. ठीक है, ए वाला है उसमें बता रहे हैं क्लियरली, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है वही दोनों ए एंड बी में आ रहे हैं, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डबल निगेटिव एंड इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो वुमेन आर डिसऑनेस्ट. ए एंड बी जो है वो डबल निगेटिव है, इसीलिए वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स बिकॉज एज होमो सेपियंस वी ऑल इवॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. विच इनफॉर्मल पॉलिसी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट? पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन एंड डिविजन. क्या बोला है? ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स. वाई? बिकॉज होमो सेपियंस वी हैव ऑल इवॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. ओके, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन क्या होता है? समथिंग इज ट्रू and true of members of a group or collection. It is true for all the group. मतलब कि अगर एक मेंबर के लिए भी अगर वो सही है तो वो सबके लिए सही है. यहाँ पर क्या बोला? ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स. क्यों? तो वो होमोसेपियंस थे, तो वो अगर एक होमोसेपियन है तो वो सब होमोसेपियन है, ऐसा लागू होगा. ठीक है, दैट इज पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन. समथिंग इज ट्रू ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन. इट इज ट्रू, मतलब एक मेंबर के लिए ट्रू ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. अगर एक या दो मेंबर के लिए सही है तो पूरे ग्रुप के लिए सही है. पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन. ठीक है, when individual assumes something is true of the whole, then policy of division दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिवीजन क्या होता है? 1 मिनट. पॉलिसी ऑफ डिवीजन भी वही होता है कि अगर किसी एक के लिए वो सही है तो वो सबके लिए सही होगा. दैट इज, इट इज अ इनफॉर्मल पॉलिसी दैट occurs when one assumes that something true of a whole must also necessarily true of all its part. मतलब ह्यूमन बींग्स एनिमल्स क्यों है? क्योंकि वो होमोसेपियंस है. अगर एक एनिमल से ये सच है तो वो होमोसेपियंस है, ये भी सच रहेगा. हमने पहले कंपोजिशन देखा था कि एक पर लागू होगा तो सब पर होगा. जैसे ही अगर वो एनिमल्स है, क्यों? तो वो होमोसेपियंस है, इसीलिए वो एनिमल्स है. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, बट डोंट वरी, अभी भी टाइम है. पढ़ लो एक बार सारे पॉलिसीज़, और एल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देती हूँ जो नोट्स है, वो पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट को, फॉल्स कॉज है, रेड हेरिंग, ये सब कुछ भी अवेलेबल करवा दूंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Given below are two statements. So, if a deductive argument is valid and its premises are true, we say that the argument is sound. If an inductive argument is strong and its premises are true, we say that it is cogent. Okay? यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में बोला गया है. सो नाउ वी हैव टू कंक्लूड विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो अब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इट एस्टैब्लिशेज अ कंक्लूजन एज ट्रू बाय स्टेटिंग 2 और मोर ट्रू प्रीमाइसेस. मतलब कि क्या बोलते हैं? वी से आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू. ओके, वी से दैट द आर्ग्यूमेंट इज साउंड. अगर वैलिड है और ट्रू है तो आर्ग्यूमेंट साउंड है. तो बेसिकली डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? 2 और मोर प्रीमाइसेस, ट्रू प्रीमाइसेस को साथ में लाते हैं. ओके, दैट लीड टू द कंक्लूजन बीइंग ट्रू. अगर 2 या 2 से ज़्यादा तुम ट्रू स्टेटमेंट्स ला रहे हो तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन भी ट्रू ही रहेगा. ये आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में. ठीक है, बेसिकली अ साउंड आर्ग्यूमेंट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट विद ट्रू प्रीमाइसेस. ये है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का क्रक्स. ओके, सो नाउ आगे बढ़ेंगे. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इफ़ यू वांट एग्जाम्पल, डिडक्टिव का एग्जाम्पल चाहिए तो सी, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स एंड ऑल पमेलियंस आर डॉग्स.
ठीक है, देयरफॉर दे हैव ईयर्स, ये दोनों भी, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स एंड ऑल पमेलियंस हैव ईयर्स। तो बेसिकली ऑल डॉग्स, सॉरी, देयरफॉर दे हैव ईयर्स, क्योंकि पमेलियंस को भी ईयर्स है और डॉग्स को भी ईयर्स है। ठीक है, ऐसे दो स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू है, इसलिए हमारा कंक्लूजन भी हो गया है ट्रू। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से दैट इट इज कोजेंट। ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इट इज एन असर्शन दैट यूजेस स्पेसिफिक प्रीमाइसेस और ऑब्जर्वेशंस टू मेक अ ब्रॉडर जनरलाइजेशन। ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, नाउ इट्स कंफर्टेबल। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पर थे हम कि इसमें क्या बोला जाता है? इज एन असर्शन दैट यूजेस स्पेसिफिक प्रीमाइसेस और ऑब्जर्वेशंस टू मेक अ ब्रॉडर जनरलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर एक जर्नल स्टेटमेंट या जर्नलाइज कर देते किसी चीज़ को, नॉर्मल कर देते किसी चीज़ को, जर्नलाइज का मतलब। ठीक है, तो जैसे कि इन द समर्स देयर आर डक्स ऑन आवर पॉन्ड, देयरफॉर समर विल ब्रिंग डक्स टू आवर पॉन्ड। मतलब कि इन समर्स या फिर इन रेनी सीजन देयर आर मस्किटोज एवरीवेयर, देयरफॉर रेनी सीजन विल ब्रिंग मस्किटोज। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि बारिश आती है तो मच्छर बढ़ जाते हैं क्योंकि पानी में मच्छर बनते हैं, सो मच्छर ब्रीड करते हैं, देयरफॉर मॉस्किटोज विल ब्रीड एंड देयरफॉर मॉस्किटोज विल बी मोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये एक जनरलाइजेशन स्टेटमेंट है और वही आता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कि ऐसा हुआ तो वैसा होगा ही। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इट इज़ व्हाट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से दैट इट इज कोजेंट। ओके, कोजेंट बोलना, 1 मिनट। ओके, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बेस्ड स्टेटमेंट्स है, इसीलिए हमारा ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आएगा। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे भी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, नो डाउट आगे भी आने ही वाले हैं, तो आपको और क्लियर आ जाएगा आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फरेंस एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल concomitance to the particular present case? Okay, Socrates is mortal because he is a man. Whoever is a man is a mortal. Example, Pythagoras. Socrates is a man who is invariably a mortal. Therefore, Socrates is mortal. Correct answer is D. Socrates is a man who is invariably a mortal. Mortal का मतलब जो मरेंगे, जिनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, और ये न्याय सिस्टम जो होता है उस पर बेस्ड है इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस ऑल द 4 प्रमाणास, नेमली परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी एंड कंपैरिजन। ठीक है, व्याप्ति जो हमने बोला था, इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन द हेतु एंड सद्य इज व्यापति, और वही उसी पर ये वाला बेस्ड है। सॉक्रेटस इज अ मैन एंड हु इज इनवेरिएबली अ मॉर्टल। ठीक है, हेतु भी है और सद्य भी है। द नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द पक्ष थ्रू द हेतु इज कॉल्ड प्रमाण। ठीक है, इन्फरेंस, सॉरी, प्रमाणस। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है कि सॉक्रेटस मॉर्टल है। सॉक्रेटस मॉर्टल है बिकॉज वो मैन है, ये ए और बी में है। सिमिलरली डी में वो दोनों को मिला दिया गया है, तो हमारा इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट डी होता है। ओके, जो सी है वो गलत है, whoever इज अ मैन इज अ मॉर्टल, तो ये एकदम जर्नल स्टेटमेंट है। वो उदाहरण, एग्जाम्पल पाइथागोरस, तो ये उदाहरण वाले लॉजिक में आता है। पाइथागोरस उसमें एग्जाम्पल दिया, इसीलिए वो उदाहरण वाले लॉजिक में आएगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर है सॉक्रेटस इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली अ मॉर्टल, ये है उपन्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। और जो देयरफॉर सॉक्रेटस इज मॉर्टल आता है वो निग्म यानी कंक्लूजन। ठीक है, द प्रतिजना इज द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड व्हेन one sees men, one remembers one's experience of universal concomitance. यूनिवर्सल कॉन्कॉन्फिडेंस का मतलब होता है व्यापति, जो हमने अभी डिस्कस किया, बिटवीन मैन एंड मॉर्टेलिटी। व्यापति क्या होता है कि दो जो हेतु होता है और जो साध्य, हेतु यानी कि मैन, और जो साध्य है वो कौन है? मॉर्टेलिटी। वो दोनों आते हैं तब व्यापति आती है, तो ये यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस है, ये व्यापति है। ठीक है, ओके। ओनली इफ आपका स्कूल ऑफ लॉजिक, इंडियन स्कूल्स ऑफ लॉजिक, इसके ऊपर थोड़ा सा रिविजन नहीं हुआ है तो ये बहुत हार्ड जाएगा। एंड यस, मुझे पता है कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस के लिए या सिर्फ 2 क्वेश्चंस के लिए इतना सब पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नो डाउट हम PYQ में ये कवर करेंगे जितना हो सकता है। ओके,
अभी तो ये क्वेश्चन में इतना नहीं एक्सप्लेन करते आ रहा है, बट आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। Question number 30. The verbal form is an integral part of the inference according to classical Indian school of logic. Classical Indian school of logic distinguish between induction and deduction at separate inferential processes. तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 है इसका आंसर। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, वर्बल फॉर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्फरेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। क्यों? द फॉर्मल वर्बल फॉर्म नो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्फरेंस अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ लॉजिक। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडियन लॉजिक रिजेक्ट्स द वर्बलिस्ट व्यू ऑफ लॉजिक। इनफैक्ट इंडियन लॉजिक में तो वर्बल जो फॉर्म होता है उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया है। इट स्टडीज थॉट्स एज सच एंड नॉट द फॉर्म्स ऑफ थॉट अलोन। बेसिकली इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में जो वर्बल फॉर्म्स है वो एज सच रिजेक्ट कर दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर थॉट्स की स्टडी की जाती है। ओके, थॉट्स की स्टडी की जाती है, नॉट फॉर्म, किस तरह से बोला जाता है उसकी नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, नेक्स्ट, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। सो क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन एन इन्फरेंस देयर आर 3 टर्म्स कॉल्ड पक्ष, साध्य एंड हेतु और लिंग। ठीक है, हमने अभी हेतु देखा था जो मेन था, एंड साध्य मॉर्टेलिटी। सो देयर आर 3 items, minor, major and middle of syllogism of Western logic. So paksha is that part of inference about which there is inference. मतलब पक्ष यानी कि जो कंक्लूजन, जिसके ऊपर बात चल रही है, जिसका हमें इन्फरेंस निकालना है, जिसका हमें एक मीनिंग निकालना है। ठीक है, सद्य प्रूव्ड ऑफ पक्ष, जो पक्ष को प्रूव करेगा वो होता है सद्य। और हेतु क्या होता है? रिलेशन बिटवीन सद्य एंड पक्ष। ठीक है, हेतु इज ऑल्सो नोन एज द मीन्स, मैन जो यहाँ पर हमारा हेतु था। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, 3 टॉपिक्स, हेतु, सद्य एंड पक्ष। ये लिख कर रख लो अपने पास में। ये तीनों आते हैं हमारे किसमें, 3 टर्म्स यूज्ड फॉर द इंडियन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, जो इंडक्शन और डिडक्शन के बीच की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सेपरेट इन्फ्रेंशियल प्रोसेस होता है इन दोनों के बीच में, ऐसा बोला गया है। बट इन्फरेंस किसके ऊपर बेस्ड है? तो हमारा पक्ष जो होता है वो होता है इन्फरेंस। ठीक है, साध्य उसको प्रूव करता है, इन्फरेंस को प्रूव करता है साध्य, ये इसको प्रूव करता है। और ये हेतु क्या होता है? इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है हेतु, यानी कि जो मीन्स होता है हमारे पक्ष और साध्य को प्रूव करना है कि इन्फरेंस सही है या नहीं, तो हेतु उसके बीच में आएगा और वो हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिकली इंडक्शन एंड डिडक्शन एज सेपरेट इन्फरेंशियल प्रोसेस नहीं होता है। ओके, अगर हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स को बात करें, हम यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक मैनी ऑफ यू माइट नॉट नो दिस इंडियन क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक एंड ऑल। ज़्यादा पढ़ने में आता नहीं है ना, क्योंकि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं ना हम, सो इतना नहीं पढ़ते। मुझे भी आइडिया है, जब मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने भी यही गड़बड़ की थी। HDMI ports allow output both audio and visual from a computer to an HDMI enabled device. HDMI का एक्रोनिम है क्या? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। It is all digital audio video interface which transmits signal in uncompressed format. Okay, HDMI अगर आपके यहाँ आपने देखा होगा लैपटॉप्स पर होता है, जो साइड में सॉकेट्स होते हैं HDMI इनेबल्ड। देन टीवीज़ पर भी होता है, आजकल जो टीवी आते हैं जो इंटरनेट बेस्ड होता है उसके ऊपर भी HDMI का पोर्ट होता है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं हम, जो सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है HDMI। ओके, सो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इन्फ्रेंस, बिकॉज बोथ ऑडियो एंड विजुअल दोनों भी दिखता है ना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। एन ईमेल मैसेज हैज बीन सेंड फ्रॉम A to B, C, D and E and F। ओके, 4 लोगों को दिया है विद द फील्ड्स एज शोन फ्रॉम A to B, C, C, D, B, C, C, E, F। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ओके, which of the following statements is true? F does not know that C was sent the message. C does not know that D was sent the message. E does not know F was sent the message. D does not know that B was sent the message. Correct answer है option 3. F does not know C was sent the message. So CC का मतलब क्या आता है? कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
ठीक है, फ्रॉम ए तो फ्रॉम ए तो सबको पता है कि ए ने भेजा है, फिर टू बी को भी पता है, बट जो कार्बन कॉपी है सी और डी एक दूसरे का पता है, फिर एफ एंड सी का तो कोई संबंध नहीं है, ओके, और डी एंड बी का भी कोई संबंध नहीं है। सो यहाँ पर क्या पूछा है, जो संबंध है वो सिर्फ सी ए डी और ई एन एफ के बीच में ही आता है। तो सी सी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, ओके, एंड बी सी सी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अरे क्या हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके, बीसीसी का मतलब। सो सीसी में क्या होता है, बोथ बिफोर इंटरनेट एंड ईमेल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लेटर पीपल यूज द कार्बन पेपर, ठीक है, पहले कार्बन पेपर यूज किया जाता था। तो वैसे ही जो फिजिकल कार्बन पेपर था, जो फिजिकल कार्बन कॉपी थी, आज वो हो गई है डिजिटल कार्बन कॉपी, ओके, डिजिटल कार्बन कॉपी हो गई। इट इज़ एन ईजी वे टू सेंड कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर पीपल, मतलब कि सी ने डी को भेजा है ये कार्बन कॉपी जो होता है ईमेल का, वो सी ने डी को भेजा है या डी ने सी को भेजा है, तो ये पता चल जाता है। और ए ने भी बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, ये समझ में आता है कार्बन कॉपी, ओके, जो हमारा पहले कार्बन कॉपी वो ब्लू कलर का पेपर आता था ना, वही। सो इन द अबव क्वेश्चन ईमेल रिसीव्ड बाय सी डी बोथ विल नो दैट ईमेल सेंड बाय ए एंड हैज़ बीन रिसीव्ड बाय डी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ओके। बट जो BCC है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या होता है, बिकॉज द अदर रिसिपेंट्स वोंट बी एबल टू सी दैट समवन एल्स हैज सेंट अ कॉपी ऑफ द ईमेल। जो बाकी के लोग हैं उन्हें नहीं पता होता है कि इनको गई है, ENF को गया है, एंड इनफैक्ट ENF को भी नहीं पता होता है एक दूसरे को अगर कॉपी मिलती है तो, ठीक है, दैट इज व्हाट ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are microblogging platforms? Microblogging platforms: Pinterest, eBay, Tumblr, Instagram, Twitter. Correct answer is option 4, option 3, A, C, D and E. Pinterest, Tumblr, Instagram, Twitter. Microblogging क्या होता है? Short blog post designed for quick and typical direct audience interaction. Basically reels and post. ठीक है, ये होता है माइक्रोब्लॉगिंग। और आपको वो कहाँ देखने मिलते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर भी एक साइट है, Pinterest काफ़ी फेमस, टम्बलर भी एक वैसी ही साइट है, मोस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पर पहले वो 2007 में बनी थी एंड तब बहुत यूज़ की जाती थी, ठीक है, सोशल मीडिया साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन वैल्यू। सो व्हाट वी विल डायरेक्टली मैच इट, ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर। What hexadecimal value is obtained when the two hexadecimal digits C and D are added together? Correct answer है option 2, 19. Then what is denary base 10 value of binary number 001000100? It is option 4, 36. Number of seconds to transfer a 2 megabyte file over 2 megabits per second internet connection, 1, 8 seconds. If 1 gigabyte is equal to 2p, then what is the value of p? Option 2, 90, option 3, 30. ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, मैं ये क्वेश्चन स्किप करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझाना, ओके, एंड आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। मुझे ये बाइनरी वाला पता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, 0 2 × 2 वो हमने किया था ना पहले भी, यहाँ पर बताया वही है। व्हाट इज डेनरी बेस 10 वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, उसी मेथड में है, मल्टीप्लिकेशन में, but yes, we will not do this because it's very difficult. We will skip. Next question. Question number 35. A DVD or CD using the letter R indicates that it is read only. Web browsers are used to allow a user to gain access to the internet. Correct है, दोनों भी statements wrong है because a DVD or CD using the letter R indicates that it is read only. DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। DVD-R stands for डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, रीड ओनली नहीं, रिकॉर्डेबल। और CD-R का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, रीड ओनली नहीं है, रिकॉर्डेबल है, ओके, रीड ओनली नहीं है, रिकॉर्डेबल। Web browsers are used to allow a user to gain access to internet. Web browsers are software applications that allow users to access and view content on internet. ठीक है, gain access to the interest है, सॉरी, gain access to the interest है, इंटरनेट क्यों पढ़ा मैंने, सॉरी। सो यूज़र टू गेन एक्सेस टू द इंटरेस्ट, बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कि अभी भी यूज़ कर रहे हैं वेब ब्राउज़र, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जैसे यूट्यूब।
सो दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, देखो, एंड व्यू कंटेंट, चूज एंड एक्सेस, एक्सेस का मतलब काम आए, एंड व्यू यानी देख सकते हो. ओके, सो दे यूज द प्रोटोकॉल सच एज HTTP और HTTPS और पॉपुलरली क्रोम, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे. ठीक है, ये होते थे वेब ब्राउजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट बेस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. कौन से एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के? सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, फोटोकेमिकल स्मोक, पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ACD, सल्फेट, फोटोकेमिकल स्मोक एंड पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट. ओके, क्या पूछा है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं. प्राइमरी इमिटेड फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली सोर्स से आता है वो प्राइमरी होता है. और सेकेंडरी कौन सा होता है? जो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बाद में फॉर्म होता है, वो होता है सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी जैसे कि SO2, NO, CO, CO2, ये सारे होते थे प्राइमरी. ठीक है, बट जो सेकेंडरी है जैसे कि फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन भी केमिकल रिएक्शन के बाद में बनता है. फिर पेरोक्सिल नाइट्रेट, सल्फेट्स. ओके, ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है. एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्राइमरी पार्टिकल्स विथ गैसेज. ओके, सल्फेट क्या होते हैं? बेसिकली सल्फेट है सब माइक्रोन साइज्ड सल्फर कंटेनिंग एयर वन पार्टिकल्स. ओके, एंड दे आर सेकेंडरी बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैच द पेयर्स है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज एसिफिक्सेंट, ऑप्शन 3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है ऑप्शन 4. ब्लू बेबी सिंड्रोम. वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन 2. कार्सिनोजेनिक एंड ओजोन है एलर्जेनिक. ठीक है, सो ये हेल्थ इफेक्ट्स है, पोल्यूटेंट्स एंड उनके हेल्थ इफेक्ट्स. सो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है फर्स्ट वाला जो है एस्फिक्सिएंट गैसेस, एज दिस आर टॉक्सिक गैसेस और वेपर्स, और उनकी अब्जॉर्प्शन से ऑक्सीजन की लेवल कम होती है. ओके, पॉइजनिंग, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है. ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन रेफर टू कंडीशन दैट कॉजेज साइनोसिस और ब्लूनेस ऑफ द स्किन ब्लू हो जाती है बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन लेवल. वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये होते हैं कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज करते हैं. एंड ओजोन एलर्जिक, ठीक है, ड्यू टू इट्स कलरलेस बट पंजेंट स्मेल, ये एलर्जी. अस्थमा या लंग्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए हार्मफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन बोथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दोनों में कौन सा कॉमन है? ऑप्शन 4 A, C and E, दैट इज जीरो हंगर, नो पावर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी. ये दोनों में कॉमन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आए? 2015 में आए हैं. ठीक है, 8 international development goals for the year 2015 that had been established by the Millennium Summit, which held in United Nations of 2000. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने? 17 है. 17 SDGs जो 2016 में अडॉप्ट की गई है. सो उनमें आता है, दोनों में कॉमन क्या है? जीरो हंगर, नो पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 39. Given below are two statements. An increase in CO2 is expected to enhance global plant growth. Deforestation can increase the biosphere capacity. Option 2. दोनों भी स्टेटमेंट्स पढ़ते ही गलत लग रहे हैं. CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी. Will it enhance plant growth? No. Deforestation can increase. झाड़ तोड़ दोगे तो क्या बायोस्फीयर की कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, इनफैक्ट लोग मरेंगे. एंड कैपेसिटी भी बोला है तो कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी. ओके, बिकॉज CO2 और O2 दोनों के भी CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और O2 का लेवल कम होगा. ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑप्शन 2. ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन जो सस्टेनेबल भी है, जो फ्यूचर है. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस, दिस प्रोड्यूसेस ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Sorry. Next question. Now schemes. Sectoral skill councils will be incubated by National Skill Development Corporation. Sectoral skill development councils by NSDC. These are autonomous bodies and could be registered as a Section 8 company or a society. The National Portal for Trainers and Assessors, an initiative by Skill Development, National Skill Development Corporation is called. इसका नाम क्या है? It is तक्षशिला. ठीक है, तक्षशिला ये है एक नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स. सो इट इज़ पोर्टल बाय फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स, इनिशिएटिव है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. क्यों है ये? इट इज़ डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनर्स एंड असेसर्स फॉर ऑफ इंडियन शॉर्ट टर्म स्किल इकोसिस्टम. ठीक है, यहाँ पर एक तरह से पोर्टल है जो ट्रेनर्स भी और असेसर्स जिनको असेस करना है उनकी ट्रेनिंग, वो उस पर साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे एंड ट्रेनर्स भी साइन अप करेंगे एंड वहीं पर इंटरेक्शन होगा एक तरह से. सो its aim is to smoothly implement the program for training of trainers and assessors, ensuring transparency to all the stakeholders. Okay, information about TOA program planned by sectoral skill council. So अभी दोनों भी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो. स्टेटमेंट 1 and 2. द राधाकृष्ण कमीशन रिकमेंडेड टू स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी टीचिंग इन इंडिया. द राधाकृष्ण कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड. तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 नहीं है. ठीक है, उन्होंने स्टैंडर्डाइज करना तो बोला था यूनिवर्सिटी को. राधाकृष्ण कमीशन कब हुई थी एस्टैब्लिश? 1948 में. कौन हेड थे उसके? डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण. सो द कमीशन मेड रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी? अगस्त 1949 में. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि उन्होंने बोला था स्टैंडर्डाइज करना, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन बाय सेटिंग अप UGC. ओके, इट वॉज सेटअप टू इंक्वायर इनटू रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई एजुकेशन इन इंडिया. क्यों किया था? ताकि हमें पता चले कि हायर एजुकेशन की क्या डिमांड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट ट्रीटाइज ऑन द साइंस ऑफ मेडिसिन? कौन से है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सुल्वसूत्र, योगसूत्र. करेक्ट आंसर ऑप्शन A and C ओनली. चरक एंड सुश्रुत. चरक भी एक फिजिशियन थे एंड सुश्रुत भी सर्जन थे. ओके, मैंने उल्टा बोला है क्या? नो, यस. चरक संहिता जिन्होंने चरक ने लिखी थी, महर्षि चरक ने लिखी थी ऑन द मेडिसिनल हर्ब्स. ही वॉज अ फिजिशियन एंड इट इज़ a treatise and most reference text by students. अभी भी यूज़ करते हैं. सुश्रुत संहिता, इंडियन फिजिशियन थे ये भी, सुश्रुत, एंड उन्होंने लिखी हुई है जिसमें उन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया. ठीक है. सुल्वसूत्र ये टेक्स्ट बिलोंग करता है ज्योमेट्री से रिलेटेड है. फायर अल्टर का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसके लिए जो यूज़ किया जाता था. योग सूत्रस ऑफ पतंजलि, कलेक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिक्स? अभी हमने देखा था सुल्वसूत्र, ऑप्शन 4. ज्योमेट्री, फायर अल्टर्स जो अग्निकुंड होते थे, यज्ञ कुंड, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए. ठीक है. 4 मेजर सुल्वसूत्रास आर देयर एंड कौन कौन? बोधयाना, मानव, अपस्तंभ एंड कात्यायन. ठीक है, ये चारों एसोसिएटेड है. नेक्स्ट पैसेज है एंड यस, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे पूरा. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. पूरा पैसेज में नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. व्हाट इज ट्रू इन केस ऑफ पास्ट थ्योरीज रिजेक्टेड बाय टुडेज साइंटिस्ट? ऑप्शन 3, दे वर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग देम. ये यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में, स्टार्टिंग में ही है. सी सो एंड टेस्टेड यहाँ पर है. ओके, स्टार्टिंग में ही. ऑप्शन 3, द ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ न्यूटन हेल्प्ड मैन टू गो मून. यहाँ पर है ये. न्यूटन्स लॉ इज यूज टू कैलकुलेट सैटेलाइट ट्रैजेक्टरीज एंड गो टू द मून. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज ऑफ बिलीव एंड द ट्रूथ इज मेड पॉसिबल बाय? इट इज ऑप्शन 4, एविडेंस अवेलेबल. इट इज ऑल्सो गिवन. ओके, यहीं पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइल्स रूल कैन बी यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन, लास्ट में दिया हुआ है ये, ऑब्जर्वेशन एंड बिलीफ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट यू बिलीव बिफोर यू सॉ, ऑब्जर्वेशन एंड बिलीफ. द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज
ऑप्शन 1 चेंजिंग नेचर ऑफ बिलीव्स, ऑप्शन 1 है बिकॉज ये पूरा बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड पैसेज है। इसी के साथ में हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मुझे हो सके तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।